हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया दिवाली रही होगी। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, 2 दिन में ये मैसेजों का सिलसिला समाप्त हो जाएगा आपके, और ये 5 डेज फेस्टिवल अपने एंडिंग चरम पे पहुंच चुका है। आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली बढ़िया रही होगी, और इसी के साथ अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। अब अपने लक्ष्य को निश्चित कीजिए और अगली दिवाली के लिए अपनी सफलता के उस प्रयास को चरम पर ले जाइए। तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज को, और आज का अपना सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? सवाल है कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 5, 7, 8 और 9। तो मैं कल पिछली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। हम बात करें कालीबंगा से, तो कालीबंगा से 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी। कैसी? 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी। कालीबंगा से हमें बेलनाकार मुहरें, कालीबंगा से हमें मिट्टी की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई। मिट्टी की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई। यहां पर मकान कच्ची और अलंकृत ईंटों से बने थे। कच्ची वे अलंकृत ईंटों से क्या बने थे? मकान बने थे। और अगला सवाल अपना, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी के ईंटों का घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण और अग्निकुंड। जल्दी से जवाब दीजिए आप कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हम बात करें कालीबंगा की, तो मिट्टी के ईंटों का घर, अभी मैं बता रहा था कि यहां पर भवन है जो कच्ची ईंटों से बने हैं। मिट्टी की ईंटें हैं, कच्ची और अलंकृत ईंटों से भवन बने हैं। लोहे के उपकरण, लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं यहां से। कालीबंगा एक ब्रोंज एज्ड सिविलाइजेशन है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं यहां से। मैंने आपको पिछली क्लास में शायद जब कालीबंगा पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहां के जो नगर हैं वो प्राचीरों से गिरे हैं। यहां पर हमें दुर्गीकरण के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं कालीबंगा से। फिर अग्निकुंड, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी कि यहां से हमें 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो हुआ क्लियर? तो लोहे के उपकरण हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र और अग्निवेदिकाएं और मृदभांड। बताइए। देखो, दुर्गीकरण के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। रॉक पेंटिंग्स हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। शैल चित्र के दो आप, या इनको रॉक पेंटिंग्स कह दो, ये कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। अग्निवेदिकाएं 7 प्राप्त हुई है कालीबंगा से, और मृदभांड कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। कैसे मृदभांड? तो कालीबंगा से हमें अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए। कैसे? अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं हमें कालीबंगा से। आगे बात करें, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इटालवी एंडोलॉजिस्ट लुइस पाई टेसिटोरी ने की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। बात करेंगे हम। तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं,
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? हाँ मिले हैं। कालीबंगा से हमें दरारें मिली है जो ये कहती है कि यहां पे कभी किसी समय में भूकंप आया होगा। कालीबंगा की खोज एक इटालवी एंडोलॉजिस्ट लुइस पाई टेसिटोरी ने की थी। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कालीबंगा को अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति लाइमलाइट में लेके आया है तो उसका नाम है एलपी टेसिटोरी। क्या नाम है? एलपी टेसिटोरी। मैंने बताया था इनकी किताब थी लिंग्विस्टिक एंड बार्डियक सर्वे ऑफ राजपुताना, है ना। एलपी टेसिटोरी जो बीकानेर की इस भूमि में खूब लंबे समय तक रहे थे और इन्होंने कहा था कि यहां पे कुछ खो दिए और आपको यहां से कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। भारत कोई आज और कल का नहीं है, भारत एक बहुत पुरानी जगह है और हमें विश्व की सबसे बड़ी, सबसे पहली नगरीय सभ्यता प्राप्त हुई जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो एलपी टेसिटोरी बता के गया था। अगला, प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले? नहीं, हड़प्पा काल के हैं, प्री हड़प्पियन साइट्स नहीं है। प्राक हड़प्पा काल तो पहला व दूसरा स्तर। कौन सा स्तर? पहला व दूसरा स्तर प्राक हड़प्पा काल का है, जबकि अग्नि वेदिकाएं हमें तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर से मिली है जो कब का है? तो जो हड़प्पा काल के अवशेष हैं। अगला सवाल, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। जो कालीबंगा से चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? लकड़ी से, पत्थर से, मिट्टी की ईंटों से और लकड़ी और धातु से। बताइए, कालीबंगा से जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? लकड़ी के हैं, पत्थरों के हैं, मिट्टी की ईंटों के हैं और लकड़ी और धातु के हैं। तो कालीबंगा से हमें जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो बेसिकली पत्थरों से निर्मित चबूतरे हैं। किससे बने हुए हैं? तो पत्थरों से बने हुए हैं। यहां से क्या मिले हैं? चबूतरे। यहां के जो भवन है वो मिट्टी की ईंटों से बने हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कालीबंगा एक गरीब बस्ती रही होगी। गरीब बस्ती भी कहते हैं हम, दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। फिर मैं बात करूं तो यहां से घरों से निकलने वाली नालियां लकड़ी से बनी हैं। घरों से निकलने वाली नालियां किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। अगला सवाल अपना, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? दोहरी रक्षा प्राचीरों के साक्ष्य यानी चारों तरफ बाउंड्री से घिरे हुए नगर हमें कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीरों के साक्ष्य हमें कहीं से मिलते हैं तो एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में, गग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी? गग्गर नदी के किनारे। यहां से हमें दुर्गीकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि नगर हैं जो बाउंड्री से गिरे हैं। इसी के निचले नगर से हमें द्वारपाल का कक्ष मिला है। रेमपार्ट के बिल्कुल पास में, परकोटे के बिल्कुल पास में द्वारपाल का क्या मिला है? कक्ष मिला है कालीबंगा सभ्यता से। अगला सवाल, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किल्लेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा और बालाथल। बताइए, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किल्लेबंदी के अवशेष मिले हैं? के मेरा गला अटक गया है, अब भी तुम जवाब नहीं दो तो फिर देखो अब क्या कहा जाए तुम्हें। तो वही बात है, किल्लेबंदी के दो, आप इसको दुर्गीकरण के दो, चाहे किल्लेबंदी कहो चाहे इसको दुर्गीकरण कहो, बात एक ही है। और दुर्गीकरण या किल्लेबंदी के हमें साक्ष्य कहीं से मिलते हैं तो वो साइट है अपनी कालीबंगा। कौन सी साइट? कालीबंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो, सोयाबीन, रागी और चावल। कालीबंगा से हमें कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखो सुनिए, कालीबंगा का जो पहला व दूसरा स्तर है
जो बेसिकली प्री हड़प्पियन साइट्स हैं। यहां से हमें ज्वाइंट फील्ड के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हम कहते हैं एक साथ दो फसल उगाते थे। कितनी? दो। कौन कौन सी? तो एक तो गेहूं और एक जौ। ऑप्शन में गेहूं दिया नहीं, ऑप्शन में जौ दिया तो हमने जौ मान लिया, है ना। चावल आहड़ से, चावल के अवशेष हमें कहां से मिले? तो आहड़ से हमें चावल के अवशेष मिले। अगला सवाल, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं, बाजरा, चावल और हाथीदांत की कंगी। किसके साक्ष्य हमें कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल और हाथीदांत की कंगी। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो देखो, गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं, बाजरे के एविडेंस हमें कालीबंगा से मिले, चावल के एविडेंस नहीं मिले हमें। चावल के एविडेंस अभी मैं कह रहा था, चावल के एविडेंस हमें आहड़ से मिले और हाथीदांत की कंगी मिली है। मैंने कहा था कि सौंदर्य प्रसाधन वाली सभ्यता, कौन से सभ्यता स्थल से हमें सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष मिले? तो किससे? कालीबंगा से हमें सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष मिले। यहां से हाथीदांत की कंगी मिली है, यहां से हमें कांच के अवशेष मिले हैं। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। अगला सवाल, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोटदीजी, गिलुंड और कालीबंगा। बताइए। मैं ढंग से कहूं तो वापस पढ़िए कि मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है। कहीं ये अलंकृत मृदभांडों की बात तो नहीं कर रहा है? अलंकृत मृदभांडों की बात तो नहीं कर रहा है क्या? अलंकृत मृदभांड हमें कहां से प्राप्त हुए? मृदभांड का मतलब है बेसिकली मिट्टी के बर्तन। मृदभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। और अलंकृत मृदभांड हमें कहीं से मिले हैं, तो कौन सी सभ्यता स्थल से? कालीबंगा सभ्यता स्थल से हमें अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? बताइए। यह एग्जैक्ट कह रहा है कि पाकिस्तान का कौन सा सभ्यता स्थल अपने कालीबंगा के समान है या कालीबंगा उसके समान है? ऑप्शन में दिया गया है आपको सुख्तेगौडोर, लाहौर, कोटदीजी और मोंटगेमरी। बताइए, पाकिस्तान का कौन सा सभ्यता स्थल कालीबंगा से समानताएं रखता है? तो कालीबंगा पाकिस्तान के कोटदीजी के समान है। किसके समान है? पाकिस्तान के कोटदीजी के समान है। और कालीबंगा तो भारत की महानतम सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि जिस प्रकार पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की या आईवीसी की तीसरी राजधानी कोई है तो वो कौन सी? कालीबंगा। दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है? तीसरी राजधानी है। कौन सी? तो तीसरी राजधानी है। फिर अगला सवाल अपना, कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से और सुमेरिया की सभ्यता से, है ना। तो आपको बताना है कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है प्री हड़प्पियन सिविलाइजेशन से, चाइनीज सिविलाइजेशन से, मिस्र सिविलाइजेशन से और सुमेरिया सिविलाइजेशन से, है ना। कुछ लोग होते हैं इस पृथ्वी पे, है ना,
जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनका इस पृथ्वी पे आना मात्र जनगणना में शामिल होना होता है ना। और वो व्यक्ति इसी प्रकार हमें परेशान करते रहते हैं। तो कोटडीजी सभ्यता स्थल का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व से, है ना, प्री हड़प्पियन साइट्स रही है। और कालीबंगा के कौन से जो स्तर है जो हड़प्पा पूर्व के हैं, पहला व दूसरा स्तर प्राक हड़प्पा काल का है, प्री हड़प्पियन साइट्स है ना। वो हिंदी की किसी कवि की महानतम पंक्तियां हैं कि जान बची लाखों पाए। अगला सवाल, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट और बैराट। बताइए आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो मैं बात करता हूं आहड़ के बारे में। तो आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास 9th और 10th सेंचुरी में इसको आटपुर या आगाटपुर कहा गया। आटपुर और आगाटपुर कहा गया। यहां से तांबे गलाने की बटिया मिली है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। क्यों? क्योंकि यहां से तांबा गलाने की बटिया मिली है मेरे लाडलो। इस वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अपना अगला सवाल, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा, बालाथल, बैराठ और आहड़। कोट भी कहा जाता है। कालीबंगा, बालाथल, बैराठ और आहड़। अभी मैं बता रहा था कि आहड़ को स्थानीय भाषा में, कौन सी भाषा में? लोकल लैंग्वेज में धूलकोट कहा जाता है। स्थानीय भाषा में आहड़ को क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है, जबकि इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है। जो भी विद्यार्थी प्राचीन नाम में आटपुर या आगाटपुर पढ़ते थे वो गलत है बेटा, है ना। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए उन सब में प्राचीन नाम कंसीडर किया गया है, तो ताम्रवती नगरी कंसीडर किया गया है। आहड़ में खुदाई के दौरान एक 4000 साल पुरानी पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे नामक एक टिल्ले के नीचे दबा दिया गया। रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टिल्ला और अहरवाल। बताइए भाई, जल्दी से बताइए कौन से टिल्ले के नीचे दबा दिया गया? तो धूलकोट, अभी मैं बता रहा था किसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं, है ना। कालीबंगा से हमें पत्थरों के, उपकरणों के, कारखाने प्राप्त हुए। पत्थरों के, उपकरणों के क्या प्राप्त हुए? कारखाने प्राप्त हुए। हम बात करें कालीबंगा के, तो कालीबंगा से हमें लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए। लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए, जिसको स्थानीय भाषा में गोरे वे कोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोरे वे कोट कहा जाता है। यहां से शव के साथ आभूषणों को दफनाया गया। अभी सीटी वाले एग्जाम में सवाल थे 10+2 वाले में, शव के साथ आभूषणों को दफनाया गया। है ना। इसका मतलब यहां के लोग पुनर्जन्म में यकीन रखते थे। अगला सवाल, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, आगाटपुर, अगछपुर और आदमपुर। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
तो आहड़ को आठपुर या आगाटपुर भी कहा जाता है। आठपुर भी कहते हैं या आगाटपुर भी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में है। आयड़ या बेड़च नदियों के किनारे है। इसको बनास नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता है ना। और इसको प्राचीन नाम इसका ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी। और स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते हैं। स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बैराठ, आहड़, कालीबंगा और बागोर। जल्दी से बताइए। बैराठ, आहड़, कालीबंगा और बागोर। तो ताम्रवती नगरी आहड़ का प्राचीन नाम है। किसका? आहड़ का। आहड़ की मैं बात करूं तो यहां से हमें बनासियन बुल की मूर्ति मिली, बनास का बेल प्राप्त हुआ। यहां से हमें बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त हुआ। मैं बात करूं आहड़ की तो यह जो बिना हत्थे का जल पात्र है यह ईरानी सभ्यता से संबंधित है। फिर मैं बात करूं आहड़ की तो मैं कहूं आपको आहड़ के बारे में कि जो यह आहड़ सभ्यता है यहां से हमें अपोलो का चित्र मिला है। जो बेसिकली यूनानी सभ्यता के साक्ष्य हैं। कौन सी सभ्यता के? यूनानी सभ्यता के साक्ष्य हैं, है ना। हम बात करें आहड़ की तो हम कहें कि आहड़ से हमें पेन प्राप्त हुआ है, आहड़ से हमें सिलबट्टा प्राप्त हुआ है, आहड़ से हमें 6 चूल्हों का एक समूह प्राप्त हुआ है। तो हम कहते हैं आहड़ से हमें संयुक्त परिवार या फिर मैं कहूं कि सामूहिक भोज के साक्ष्य मिले हैं। किसके? संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोज के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं आहड़ सभ्यता से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? गिरगिरी पोशल, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष और अक्षय कीर्ति व्यास। बताइए। देखो, हम बात करें तो आरसी अग्रवाल थे आहड़ के खोजकर्ता। आहड़ के। अमलानंद घोष खोजकर्ता कालीबंगा के। कालीबंगा के। और अक्षय कीर्ति व्यास उत्खनन करता है आहड़ के, है ना। सबसे पहले उत्खनन किसी ने किया था आहड़ में? तो किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने। फिर दूसरा उत्खनन करता यहां पर रहे आरसी अग्रवाल, फिर वीएन मिश्र, फिर एक उत्खनन करता रहे यहां पर एचडी सांकलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, यहां पर खोजकर्ता और उत्खननकर्ता अलग अलग हैं। अगर खोजकर्ता कहें आहड़ के तो रतन चंद्र अग्रवाल, लेकिन उत्खननकर्ता कहें सबसे पहले तो आरसी अग्रवाल, क्योंकि रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन आरसी
अक्षय कीर्ति व्यास के बाद किया था। आरसी अग्रवाल बाद में है, सर्वप्रथम उत्खननकर्ता आपको कोई पूछे तो अक्षय कीर्ति व्यास। मैं ऑफलाइन में भी आपको गले फाड़ फाड़ के कहता हूं कि सर्वप्रथम उत्खनन का जब भी कहेंगे तब हम वहां पर क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो हम वहां पर अक्षय कीर्ति व्यास कंसीडर करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बेराठ दयाराम साहनी, आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा अमलानंद घोष, बागोर वीएन मिश्र। कौन सी सभ्यता स्थल से उसके पुरातात्विक विद सम्मिलित नहीं है? क्या बेराट में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था? इनको संकलिपि और शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। आहड़ में एसपी जैन नहीं। आहड़ में 4 नाम बताए थे मैंने, खोजकर्ता आरसी अग्रवाल, उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया। एसपी जैन नहीं। कालीबंगा में अमलानंद घोष थे और बागोर में वीएन मिश्र थे। बागोर में भी वीएन मिश्र थे, तिलवाड़ा में भी वीएन मिश्र थे, आहड़ में भी वीएन मिश्र थे, वीरेंद्रनाथ मिश्र नाम था, है ना, पुणे विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े उत्खननकर्ता हुए हैं भारत के। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आहड़ और एसपी जैन यहां पर सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पासित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? एचडी सांकलिया, वीएन मिश्र, वीएस वांगणकर और बीबी लाल। बताइए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पासित हुआ था, समाप्त, संपन्न हुआ था? सबसे लास्ट में मैंने किसका नाम बताया था आपको? तो मैंने सबसे लास्ट में वीएन मिश्र के बाद आपको एक नाम बताया था जिनका नाम था एचडी सांकलिया, है ना, पूरा नाम हंसमुख धीरज सांकलिया। कहां के उत्खनन करता थे? तो आहड़ के उत्खनन करता थे एचडी सांकलिया। तो विद्यार्थियों, दिवाली के इस पावन पर्व को आप फिनिश करके वापस लौट चुके हैं। अपनी तैयारी को धारदार, मजबूत और असरदार बनाने का यह मौका है, आपको चूकना नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए ट्रिपल धमाका ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर उत्कर्ष के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अवेलेबल जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उस पर आपको 90% तक की छूट मिलने वाली है। उस पर आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है और लाइव फॉर्म क्लासरूम के कोर्स पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। तो अंतिम 2 दिन से और अभी तक भी आप नींद में हो, आपके साथी आपसे आगे निकल चुके हैं। अंतिम 2 दिन शेष बचे हैं मेरे लाडलो, आज और कल। तो अभी तक भी आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया है, तो कहां हो आप? जल्दी से इस ऑफर को अवेल कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। इसी के साथ उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर जितनी भी टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल हैं उस पे भी आपको 90% तक की छूट मिलने वाली है। तो आपके किसी भी चाहने वाले को, है ना, अभी तक आपने दिवाली का गिफ्ट नहीं दिया है, तो दिवाली तो वैसे भी 5 डेज फेस्टिवल है, पोस्ट दिवाली गिफ्ट में उसको कम से कम टेस्ट सीरीज गिफ्ट करने का तो सवाल बनता ही बनता है। तो सोन पापड़ी के डब्बों का ट्रेंड छोड़िए, इस बार ऑनलाइन कोर्स गिफ्ट कीजिए आप। अगला सवाल, उत्कर्ष की बुकशाला पर जितनी भी पुस्तकें आपको अवेलेबल है उन सभी पुस्तकों पर आपको 80% तक की छूट मिलने वाली है। तो गिफ्ट में एक बुक का सेट भी भेजा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आप अपनी सफलता को, अपनी तैयारी को प्रिंट कंटेंट के माध्यम से और पुख्ता करना चाहते हैं तो आपके लिए बुक्स भी 80% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इस 80% डिस्काउंट में आप नरेंद्र सर की सार संग्रह गिफ्ट कर सकते हो 160 रुपए में। राजस्थान का जिला दर्शन 78 में ही है। और कोई बिल्कुल ही मेरी तरह गरीब वाला आदमी हो तो अपने अर्धवार्षिकांगी गिफ्ट कर दो, 32 रुपए में गिफ्ट का काम चल जाएगा, है ना। फिर आप पटवारी की अंग्रेजी गिफ्ट कर सकते हो, है ना, क्या पता यूं कोई के गुड मॉर्निंग अंग्रेजी में आता हो, है ना। और
कोई वर्दी की चाह वाला हो तो एसआई के नोट्स फर्स्ट पेपर हिंदी 1170 रुपए में, और या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पूरी 12 बुकलेटों का सेट आपको मात्र 700 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन कल इसी समय, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और अगेन आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, आगे का वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।